चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और अपना जो यूनिट है, जो चैप्टर है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहें या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहें, इससे पहले तो आपको स्पेक्ट्रम मालूम होना चाहिए क्या होता है। फिर स्पेक्ट्रम में भी आपको दो टर्म और आने चाहिए जो कि होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये मानते हुए कि आप लोग स्पेक्ट्रम के विषय में समझते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, तो जब हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इट, then hydrogen molecule dissociates and energetically excited hydrogen atom emit electromagnetic radiation of discrete frequency. This must be very familiar line to all of you. हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में जिस सब्सटेंस को लेते हैं, फिर when we pass radiation through that substance, तो वो सब्सटेंस एक्साइट हो जाता है। तो वही बात हाइड्रोजन के साथ भी है कि हाइड्रोजन को लो प्रेशर पर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं। और डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा? अपने एटम्स में। और वो एटम्स क्या होंगे? एनर्जेटिकली एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, वो क्या करेगा फिर? हाइड्रोजन एटम वो रेडिएशन को एमिट करने लगेगा, क्योंकि वो अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है ना। सो एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, है ना। डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है बच्चों समथिंग विच इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, है ना, जो कंटिन्यूअस ना हो या डिफरेंट हो। तो डिस्क्रीट वर्ड एक नया थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है, तो आप लिख सकते हैं डिस्क्रीट का मतलब हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। मैं लिख देता हूं यहाँ पर दिस इज, या किसी अलग कलर से लिख देते हैं, थोड़ा याद बना रहेगा आपको। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट, और भी कई जगह आता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। ठीक। डिस्क्रीट या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो एक्साइटेड हाइड्रोजन का एटम एमिट करता है। अब जब ये रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं? प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, और फिर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो वी गेट अ स्पेक्ट्रम एंड दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये एकदम वही सेम चीज़ें हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, बट इसको स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए बता दिया गया है कि जब हाइड्रोजन गैस को एक लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है और फिर उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, सो व्हाट हैपेंस? इट गेट डिसोसिएटेड इनटू इट्स एटम्स, और वो एटम्स एनर्जेटिकली हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाते हैं। और चूंकि उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, तो फिर जब वो नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आते होंगे, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, तो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। और फिर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये रिलीज करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग इस प्रिज्म से पास कराते हैं, और फिर प्रिज्म से उस डेविएट होके जब फाइनली उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका फोटो लिया जाता है, तो हमें जो पैटर्न नजर आता है दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बात है कि ये जो एमिशन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है या हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है,
It consists of several series of lines named after their discoverers. ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में कई सीरीज ऑफ लाइंस नज़र आती हैं और उन सीरीज ऑफ लाइंस को उनके डिस्कवरर्स के नेम पर हम लोग याद रखते हैं. ध्यान से देखें जरा, एक ये फिगर क्लियर आप समझ जाएंगे तो आपको सारा स्पेक्ट्रम नज़र आ जाएगा. जैसे कोई एटम हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है, से n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एकदम इतना एक्साइटेड स्टेट पे, दिस n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. ये जो आपने बोर ऑर्बिट्स पढ़े थे, ये वही बोर के स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, या ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है. सो दिस n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट, and then from n equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, all these are excited states. ठीक. तब देखें कि जब ये सुपर एक्साइटेड है हाइड्रोजन का एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी एनर्जी ऑर्बिट में होगा. तो वहाँ से जब ये से ग्राउंड स्टेट में आता होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. तो वो एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वही रेडिएशन की लाइन दिख रही है, देखो n इन्फिनिटी से 1 तक आया. फिर अगर मान लीजिए वो से किसी और लेवल पे n इक्वल टू 7th पे और फिर 1 तक आए, तो फिर एक लाइन हो गई. 6 से 1 की एक डिफरेंट लाइन हो गई. ऑल दीज लाइन्स, बट ऑल दीज लाइन्स, इन ऑल दीज लाइन्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउन टू द ग्राउंड स्टेट. तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर पहुंचे तो जो रेडिएशन एमिट करेगा उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना. सो लाइमन वॉज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज दिस सीरीज, सो उनके नाम पर इसका नाम हो गया लाइमन सीरीज. अब ये जो रेडिएशन हमें मिलते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है हाइड्रोजन का, सो दीज रेडिएशंस आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक. कुछ रेडिएशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या n इक्वल टू 2 लेवल में आता है. तो n इक्वल टू 2 चूंकि ग्राउंड स्टेट के बाद का पहला एक्साइटेड स्टेट होता है तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं. तो जब अपने हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तब हम उन सारे लाइंस को, उन सारे रेडिएशंस के लाइन को या स्पेक्ट्रल लाइन को नाम देते हैं बामर सीरीज, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय बामर. और देखिए सारे जो सीरीज ऑफ लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, सारे वाइट कलर से ड्रॉ कर रखे हैं, बट ओनली दिस पार्ट इज कलरफुल बिकॉज दीज लाइंस आर विजिबल लाइंस और दीज रेडिएशंस आर इन विजिबल रीजन विच वी कैन वॉच. ठीक. बाकी लाइंस जो हैं विजिबल नहीं होती हैं. देखो पहला जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट है, फिर और सीरीज, बाकी यहाँ से जो भी सीरीज आप देख रहे हो ऑल ऑफ देम आर इन इंफ्रारेड रीजन, मीन्स वी कैन नॉट सी देम. सो ये जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट करता है और n इक्वल टू 2 पर आता है. फिर अब इलेक्ट्रॉन और जब n इक्वल टू 3 पर आए तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, वो जो रेडिएशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड पाश्चन सीरीज. सिमिलरली n इक्वल टू 4 ब्रैकेट सीरीज, n इक्वल टू 5 पी फंड सीरीज, जनरली इसको फंड बोल देते हैं बट हम लोग पी फंड बोलेंगे. फिर n इक्वल टू 6 हमफेरी सीरीज. ठीक है, वैसे हमें अपने सिलेबस में फंड तक ही पढ़ना है, पी फंड तक ही पढ़ना है, बट चलो एक और देख लेते हैं. हमफेरी सीरीज और भी सीरीज हैं बट हम यहीं तक लिमिटेड रहेंगे. तो ये मैंने रेड कलर से एनर्जी का एक एरो बना के दिखाया है, मतलब नेचुरली कि हम ग्राउंड स्टेट से जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा. एरो आप देख रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं सभी के एरो आप देखेंगे डाउनवर्ड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. इट मीन्स इट इज एमिटिंग एनर्जी, और यू कैन से दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना. So spectral lines for atomic hydrogen, transition of electron in hydrogen atom. Okay, so अब क्या होगा कि जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे इन सब लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का जो वेव लेंथ है या इस रेडिएशन का जो वेव लेंथ है दैट वाज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड विद बाय द मॉडल ऑफ बोर, है ना. बोर ने हमें क्या बताया था, हमें 2 एनर्जी लेवल
के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसका एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे बोर्ड्स के मॉडल में. सो यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट वेवलेंथ और वेव नंबर, है ना, या फ्रीक्वेंसी, इन सब की हम आराम से बता सकते हैं. सो दैट वाज द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ बोर. बट बोर ने हमें केवल ये बात किसके लिए बताई थी? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, है ना, या सिंगल इलेक्ट्रॉन आयंस के लिए. तो हाइड्रोजन में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन हो गया. अब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बोर का मामला फेल हो गया. तो फिर आगे करेंगे, आगे हमें रिजल्ट में मिलेगा. ओके, सो दैट वाज द स्पेक्ट्रल लाइंस. तो अगर पूछे आपसे कोई स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गया, तो आप कहेंगे कुछ नहीं है सर, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है जब हाइड्रोजन, तो वो जो रेडिएशंस होते हैं वो अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग सीरीज बना दी गई है. सो ऑल दीज सीरीज क्यूमुलेटिवली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस. ओके, डन. अब इसके बाद ये जो मैंने बताया इसी को थोड़ा सा एक और तरीके से देख लेते हैं. Okay, so this n1, n2, n3 and so on are principal quantum numbers or energy levels और stationary orbits. एक बात हम यहाँ पर और भी लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो n1 है that is your ground state, और बाकी ये जो n2 है, n3 है, n4 and so on, all of them are excited state. ठीक. So radiation is absorbed if electron moves from lower orbit to the higher orbit. Naturally correct. नीचे से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. एंड रेडिएशन इज एमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. ऊपर से नीचे जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करता है. ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस की डिफरेंट सीरीज हैं वो हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं. सो सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीरीज देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में या वन फर्स्ट ऑर्बिट में आता था. सो दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. और वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है. बार्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज in which spectral lines are visible, or you can say are in the visible region. Then comes Paschen, फिर n equal to 1, n1 equal to 3 रहता है, और 4, 5 से ये 3 में आते हैं. 4, 5, 6, 7 मतलब 3 के ऊपर वाले जो भी और स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वहाँ से n equal to 3 में जब इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो उसे हम बार्मर सीरीज कहते हैं. फिर ऐसी ब्रैकेट हो गया, पीफंड हो गया, एंड हमफेरी. And all those further series are in infrared regions. First one is in ultraviolet, second one is visible, or third, fourth, fifth, sixth and so on all are in infrared region. So these are the series of spectral line. और ये series distinguish कैसे होती है? Based upon the final stationary orbit in which electron is moving into. ठीक, तो ये अपना हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइंस. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी वो जो फिगर पढ़ा था उससे भी समझा था इस बात को. एक मैंने चार्ट बना के लिख दिया. अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात. जैसे लाइमन सीरीज की पहली लाइन है, तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आता है, n1 इक्वल टू 1 पे पहुंचता है इलेक्ट्रॉन फाइनली. तो पहली लाइन का मतलब हुआ कि ठीक अगले ऑर्बिट से n1 इक्वल टू 1 तक आना. फिर इसकी सेकेंड लाइन मीन्स आप ऐसे भी अगर साइज की बात करें तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो सबसे छोटी लाइन होगी, है ना. ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट लाइन या स्मॉलेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन. इससे ठीक नेक्स्ट जो बड़ी लाइन होगी दैट इज फ्रॉम 3 to 1. फिर नेक्स्ट जो बड़ी लाइन होगी दैट इज फ्रॉम 4 to 1. तो ये जो पहली लाइन सबसे छोटी, दूसरी उससे ठीक बड़ी, तीसरी उससे ठीक बड़ी, है ना. इन दिस सो ऑन हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाते हैं. एक बार हम ना एक फिगर से आपको वो चीज़ क्लियर कर देते हैं. कहाँ गया भाई फिगर? ओके, दिस वन. देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आपका पहला लाइन है लाइमन सीरीज का, सबसे छोटा. ये लाइमन सीरीज का आपका दूसरा लाइन है बच्चों. दिस इज योर सेकेंड लाइन.
दिस इज योर थर्ड लाइन। सिमिलरली बामर सीरीज का ये पहला लाइन हो गया, ये बामर का दूसरा हो गया, पाश्चन का ये पहला हो गया, पाश्चन का दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज द स्मॉलेस्ट लाइन, सेकेंड लाइन उससे ठीक बड़ा जो लाइन होगा, थर्ड लाइन उससे नेक्स्ट बड़ा। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो सीरीज में इलेक्ट्रॉन फाइनली जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में आते हैं, जैसे अगर हम पाश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को 3 में आना है, तो जो पहली लाइन मानी जाएगी वो मानी जाएगी n=4 से n=3 में। ठीक, सो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि बामर सीरीज की फोर्थ लाइन, तो आप समझ जाइए फोर्थ लाइन का मतलब ये वाली लाइन होगी, जो चौथी हाइट में जो चौथी बड़ी लाइन होगी दैट इज द फोर्थ लाइन। तो 4 कैसे निकालोगे, तो 2 में 4 आप ऐड कर दीजिए तो 6 हो गया, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए कहाँ थे हम लोग भाई, ओके। सो अगर जैसे एक इसका फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग, जैसे बामर सीरीज के विषय में लिख देते हैं, वैसे ही सबके लिए वैलिड हो जाएगा ये। जैसे लिखा है कि से rth लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो n2 है वो n1 प्लस r, या ये तो सबके लिए वैलिड हो गया, बामर के लिए क्यों, सबके लिए वैलिड हो गया, चेंज कर देते हैं, rth लाइन फॉर एनी सीरीज, rth लाइन फॉर एनी सीरीज। तो उसका जो n2 होगा n1 में आप r ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा उसका rth लाइन। नहीं ठीक बैठेगा, ये फर्स्ट लाइन है, हाँ एकदम ठीक। ये rth किसी भी सीरीज का rth लाइन का मतलब क्या हुआ कि n2 की वैल्यू n1 में r को ऐड कर दो। जैसे इसको चेक कर लेते हैं, बोला गया थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। सो थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज का मतलब ये जो n2 होगा, पाश्चन का n1 कितना है भैया 3, और थर्ड लाइन यानी 3, सो n2 is 6, सो थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। So in using this formula you can get a rth line of any of the series। बस आपको सीरीज का n1 बच्चों याद रखना होगा, बिना n1 के तो बता ही नहीं सकते, है ना। चलिए सर, सो ये बात भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कि वाई लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज जनरेटेड। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, हाउ यू गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, अगेन चूंकि हम लोग स्पेक्ट्रम को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं रही। सो ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो द रीजन इज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू हायर स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, और वहां पर जो लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n1 एंड द हायर इज रिप्रेजेंटेड बाय n2। तो अपना इलेक्ट्रॉन जब n2 से n1 में पहुंचता है तो रेडिएशंस को एमिट करता है, और उस रेडिएशन के एमिशन के चलते हमें हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। कितना इजी, ठीक। So each series of transition, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Humphrey has different values for n1 and n2। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि n1 का मतलब क्या है, n2 का मतलब क्या है, ठीक। फिर लिखा है spectral region also changes as n1 and n2 changes। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हमने लाइमन का स्पेक्ट्रल रीजन क्या पढ़ा था। देखो पीछे आते हैं, एक बार पीछे आ जाते हैं। लाइमन का स्पेक्ट्रल रीजन देखें क्या था, अल्ट्रा वायलेट, है ना। फिर बामर का स्पेक्ट्रल रीजन क्या था। ये स्पेक्ट्रल रीजन का मतलब हुआ कि वो रेस जिस रीजन में, वो एमिशन जिस रीजन में, दैट इज द स्पेक्ट्रल रीजन, है ना। मतलब जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज मतलब वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो n इक्वल टू फाइनली n1 इक्वल टू 1 पे पहुंचता है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ऐसे सिंपल समझ लीजिए। वो सभी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 पर पहुंचता है, सो दैट इज
that all of the electromagnetic radiation is visible radiation, वो दिखता है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, स्पेक्ट्रल रीजन ऑल्सो चेंजेस एज N1 and N2 चेंजेस। तो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का मेन रीजन क्या है? रीजन इज द एनर्जी। जब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आता है या लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में आता है तो नेचुरली एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म्स में रिलीज करता है, और वो जो रेडिएशन है वो हमें दिखता है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके सर, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसके विषय में दो छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ऑफ ऑल द एटम्स, हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम नेचुरली, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे सिंपलेस्ट इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम्स एंड फीचर्स कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो क्या याद रखनी है कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा नेचुरली क्या होगा? सबसे ज़्यादा सिंपल होगा समझने के लिए, क्योंकि सबसे छोटा एटम है, और जैसे जैसे हम हायर या हेवियर एटम्स में जाते चले जाएंगे हमारा लाइन स्पेक्ट्रम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और लाइन स्पेक्ट्रम के फीचर्स में दो बातें अभी फिलहाल हमें याद रखनी है। पहला तो यह है कि हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम एकदम यूनिक रहता है ना। से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हीलियम से अलग होगा, इवन बाकी सबसे अलग होगा। मीन्स आप स्पेक्ट्रम को देख के ही ये कंफर्म करेंगे कि ये कौन सा एटम है। मीन्स यू कैन ऑल्सो से इन दैट वे कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एटम इज इट्स फिंगरप्रिंट, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। इस बात को लिख देते हैं, लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई। क्या लिख लेते हैं हम लोग कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एटम इज इट्स फिंगरप्रिंट्स। और फिंगरप्रिंट्स आप देखते हैं ना, सबके अलग अलग होते हैं ना, तो फिंगरप्रिंट से पहचाना जाता है कि भाई ये अपराधी है, तो हम यहाँ पहचान पाएंगे कि ये एटम है। सो देयर इज रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एटम। दूसरी बात क्या हुई कि हर एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है एकदम रेगुलर रहता है। रेगुलर मतलब एक कंप्लीट सीरीज अलग हो गई, फिर एक दूसरी सीरीज हो गई, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में देखे। सो एकदम आर्बिट्रेरी नहीं रहता है, एक फिक्स पैटर्न रहता है उसके स्पेक्ट्रम में। सो अब पूछा गया कि भाई मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज रेगुलरिटीज, वो स्पेक्ट्रम में एक फिक्स पैटर्न क्यों रहता है, तो उसका रीज़न हम लोग अभी आगे इस चैप्टर में जानेंगे। अभी तक जो बोर की पढ़ाई हुई है हमारी, उससे हम इतना ही जान पाएंगे कि भाई ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, हर सीरीज़ एकदम फिक्स पैटर्न की बनती चली जाती है, और उससे ज़्यादा समझने के लिए हमको थोड़ा सा आगे पढ़ना होगा। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम, है ना। कितना बढ़िया स्टेटमेंट हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितनी इजी है सारी चीज़ें, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज पर योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला। अब ये रिडबर्ग फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। कैसे? पहले तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। फॉर्मूला हो जाता है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट N2 टू स्टेशनरी ऑर्बिट N1, मतलब N2 से N1 में मूव करता है, तो उसका वेव नंबर विच इज कॉल्ड 1/λ। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, या न्यू बार से भी इसको लिखते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ न्यू बार और वेव नंबर और 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। सो दिस इज कॉल्ड योर रिडबर्ग फॉर्मूला। और यहाँ पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है, RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट 1.096777 इंटू 10⁻⁷। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेट मी ठीक कर देते हैं इसको।
कितना हो गया था ये? ओके, इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. सो दिस इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट. अब आपको याद होगा कि आपने बोर के इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में भी एटॉमिक मॉडल में भी एक रेडबर्ग कांस्टेंट पढ़ रखा है, लेकिन वो रेडबर्ग कांस्टेंट जूल में आता है, विच वॉज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल. तो होता क्या है बच्चों कि और बोथ ऑफ दीज रेडबर्ग कांस्टेंट कैन बी इंटरचेंज्ड. ठीक, तो इनका जो इंटरचेंजिंग है वो कैसे होता है, लेट मी टेल यू. इनकी इंटरचेंजिंग कैसे होती है इस बात को जरा हम समझाते हैं आपको. ओके, देखें जरा ये कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं. तो ये जो रेडबर्ग फॉर्मूला है इसको हम क्या करते हैं, आपको दो तरह से प्रूव करके दिखाते हैं. जैसे ये जो रेडबर्ग फॉर्मूला है इसको मैं आपको दो तरह से प्रूव करके दिखाता हूँ. तो इन द कोर्स ऑफ बोथ ऑफ दोज प्रूफ्स यू विल कम टू नो कि हाउ ये जो दो रेडबर्ग कांस्टेंट हैं ये एक ही बात है, बस यूनिट का फर्क है. ठीक, देखें कैसे होता है ये काम. सो लुक एट द फर्स्ट प्रूफ. सो हम लोगों ने बोर का जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा है उसमें हम लोगों ने nth स्टेशनरी सेल का जो एनर्जी लेवल है वो पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज -13.6 Z²/n², है ना. दिस वी यूज इन बोर्स फॉर्मूला. सो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है उसका. तो N2 का जो एनर्जी होगा when electron is in N2 stationary orbit और N2 एनर्जी लेवल, तो उसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज -13.6 Z²/n². और वही जब N1 में पहुंच जाएगा तो दैट इज -13.6 Z²/n1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो डेल्टा E है वो क्या हो जाएगा, बड़ा एनर्जी नेचुरली EN2 होगा क्योंकि ये हायर लेवल है. दिस इज यहाँ लिख देते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1. ठीक, सो डेल्टा E मीन्स डिफरेंस इन एनर्जी इज EN2 माइनस EN1. सो डेल्टा E का जब फॉर्मूला लिखेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 13.6 Z² 1/n1² minus 1/n2². Now this radiation emits energy in terms of photon. तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं. प्लांक्स कांस्टेंट सॉरी जो हम लोगों ने प्लांक का फॉर्मूला पढ़ा था दैट डेल्टा E इज इक्वल टू SC/λ. सो SC/λ को अब हम डेल्टा E की जगह रिप्लेस करते हैं. ठीक, तो देखिए सर क्या होगा. SC/λ को डेल्टा E की जगह रिप्लेस कर दिए तो क्या हो रहा है देखें. तो ये जो SC/λ है ये हो गया आपका 13.6 Z² 1/n1² minus 1/n2². नाउ दिस 1/λ इसको LHS में बचा के रखिए और ये जो SC है उस SC को भेज दीजिए नीचे. तो SC आपको याद होगा, अगेन हम लोग जब प्लांक को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था H/c, वेयर H इज प्लांक कांस्टेंट एंड C इज स्पीड ऑफ द लाइट. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है डायरेक्टली हमको याद रखना है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. तो इस H/c की जगह वो लिख दिए 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ऊपर 13.6 आ गया और ये हो गया Z² 1/n1² माइनस 1/n2² और सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कैंसिल ईच अदर. नीचे का एंगस्ट्रॉम आएगा तो एंगस्ट्रॉम को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो हमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो नीचे का मीटर ऊपर पहुंचता है तो इट विल बिकम मीटर इनवर्स. सो नाउ फाइनली यू आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ 1/λ जिसको कि हम वेव नंबर कहेंगे या म्यू इनवर्स. So this mu inverse is in terms of meter inverse. अब ये जो 13.6 डिवाइडेड बाई 12,400 है इसको हम क्या करें, इसको जब सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ फिर मिस कर दी, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे z तो लिखना भूल ही गए, तो ये हो जाएगा दिस इंटू 10⁻⁷ और z स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो वो जो z स्क्वायर के पीछे वाले नंबर्स थे वो सॉल्व होके कन्वर्ट हो जाते हैं 1.09677 इंटू 10⁻⁷ और ये मीटर इनवर्स। तो ये जो आपका नंबर आप देख रहे हैं यही है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और ये किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ मीटर इनवर्स। ठीक, चलिए अब इसी का देखो दूसरा प्रूफ करते हैं। इस दूसरे प्रूफ में हम लोग अभी जो पहले प्रूफ में हमने एनर्जी ली थी En, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी आर कंसीडरिंग इन टर्म्स ऑफ जूल। तो जूल के टर्म्स में जब कंसीडर करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² जूल। तो अगेन ये जो पार्ट है, ये जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है? ये तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसकी जगह RH लिख देते हैं। तो ये RH हो जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने। अब यहाँ से अगर डेल्टा E करते हैं, मीन्स En2 और En1 का डिफरेंस लिखते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1² माइनस 1/n2² जूल्स। अगेन डेल्टा E चूंकि एनर्जी ऑफ फोटोन है तो उसकी जगह Sc/λ लिख सकते हैं। सो Sc/λ भी वही हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि जो फर्स्ट प्रूफ है, इन दैट प्रूफ एवरीथिंग वाज मींस एनर्जी वाज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो दूसरा प्रूफ है बच्चों, इसमें हम एनर्जी को लिख रहे हैं जूल के टर्म में। बस यही डिफरेंस है। ठीक, तो देखो फिर क्या होगा। अब फिर से Sc डिवाइड हो गया नीचे, और वो जो RH था, ये RH की वैल्यू थी ना 2.18 इंटू 10⁻⁻18, तो यहाँ भी पीछे भी लिख देते हैं वो RH है। चल लिख तो दिया है, फिर भी यहाँ भी एक बार और लिख लो। RH है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। दिस इज योर अनदर फॉर्म ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक, एक रेडबर्ग कांस्टेंट मीटर इनवर्स के टर्म में पढ़े और एक रेडबर्ग कांस्टेंट हमने पढ़ा जूल के टर्म्स में। तो अब यहाँ पे लिख दिए, ये वाला फॉर्मूला जूल के टर्म में है तो ये वाला रेडबर्ग कांस्टेंट ले लिए। अच्छा ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। सो अब यहाँ पर जो Sc है, उस Sc की वैल्यू हम, ये वाली वैल्यू जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इस वैल्यू को अब हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ जूल। चूंकि ये जो एनर्जी थी वो जूल के टर्म्स में थी, तो ये पूरा अब जूल नहीं रहा क्योंकि तो वेव नंबर हो गया है। तो हम इसमें MKS सिस्टम में ही सारी चीजें लेते हैं। कैसे? H इज द प्लांक कांस्टेंट, सो वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट जो होता है इन टर्म्स ऑफ जूल इनटू सेकंड 6.626 इंटू 10⁻⁻34। देन स्पीड ऑफ द लाइट C, which is 3 into 10⁸ meter per second, 1/n1² माइनस 1/n2²। और अगर इसको हटा दें Sc को, तो ये जो पार्ट था वो तो डेल्टा E था, है ना। तो ये जो डेल्टा E था, तो दैट डेल्टा E मीन्स दिस पार्ट was in terms of joules। ठीक है, तो उसका जूल्स मैंने ये ऊपर लिख दिया है। ओके, सो अब क्या हुआ कि ये जूल से जूल कैंसिल हो गया बच्चों, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो नीचे देखो मीटर ही रह गया। और फिर ये वाला नंबर और ये नंबर और ये नंबर, इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम आंसर 1.09677 इंटू 10⁻⁷। और देखो फिर से हम Z² तो बार बार भूल ही जा रहे हैं, Z² भी लिखना है ना। हम सब हाइड्रोजन के टर्म्स में मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो यहाँ भी गायब कर दिया मैंने। ठीक करो भाई,
ये ह्यूमन एरर्स जो है ना बहुत डेंजरस होती हैं। ठीक कर लेंगे भाई, ये सब गड़बड़ सड़बड़। जेड स्क्वायर तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, जेड स्क्वायर भी लिखना होगा ना। चलो फिर से लिख देते हैं। ये हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर। ठीक, अब ठीक लग रहा है ना? ठीक है। और या थोड़ा उसको अलग से ब्रैकेट में कर देते हैं ना, थोड़ा एकदम सेपरेशन हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। नाउ इट इज ओके। और यहाँ भी वही कर देते हैं। ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब परफेक्ट हो गया। ठीक, और यहाँ भी मैं जेड स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ भी जेड स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ भी जेड स्क्वायर लिखना होगा ना, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। So this comes 1.09677 into 10⁻⁷ z square 1/n1 square minus 1/n2 square meter inverse. ठीक, so this Rydberg constant, both of the Rydberg constant you must remember in terms of joule as well as in terms of meter inverse. अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो जनरली इन क्वेश्चंस हम लोग इसका थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेते हैं। इसको यूज कर लेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, नाउ कम टू अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। मेन चीज़ इसकी थ्योरी को समझना है कि व्हाट इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल लाइंस, हाउ these spectral lines are generated, why these spectral lines are generated। ये सब मेन था जो हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिए। अब क्वेश्चन तो इसका जो है आपके बाएं हाथ का खेल रहेगा, बस रिडबर्ग फॉर्मूला याद रखिए या बोर फॉर्मूला याद रखिए, दोनों से आंसर आ जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो बामर सीरीज मतलब N1, लाइमन बामर, बामर दूसरी सीरीज है, मतलब N1 is 2, और इसका सेकेंड लाइन यानी कि N1 में 2 ऐड कर दीजिए, तो N2 is equal to 4। चूँकि हाइड्रोजन एटम की बात करी जा रही है तो Z is 1, सो वी नो N1 N2 Z। अब हमारा जो फॉर्मूला है, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, चूँकि हमें वेवलेंथ बतानी है, तो इट इज़ RH स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। RH की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी मैंने बताई, रिडबर्ग कांस्टेंट को 1.1 इंटू 10⁻⁷ लिखेंगे, और ये Z तो 1 है और N1 N2 लिख दिए। तो इसको जब सॉल्व किए तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखो भाई, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज मीटर इनवर्स, वाई दिस इज 1/λ, और दिस इज मीटर इनवर्स बिकॉज वी आर गेटिंग 1/λ, सो लैम्डा इज मीटर। भाई इसको रिवर्स कर देंगे तो यूनिट भी रिवर्स हो जाएगा। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा आता है वो हो जाता है 4.84 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब कोई अगर एंगस्ट्रॉम में पूछ दे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4840 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना। ओके, थोड़ा बहुत चूँकि हमने यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन लिया है, सो 19-20 रिजल्ट आ सकता है, बट एंगस्ट्रॉम में 10-50 एंगस्ट्रॉम आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अब ये जो फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर, इसको हम लोग बोर्स फॉर्मूले से भी बच्चों कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो बोर्स फॉर्मूला करके देखते हैं। तो बोर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डेल्टा इज SC/λ, Z रख दिया, N1 N2 सब रख दिए। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो SC नीचे आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू हमें याद रहता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, नीचे एंगस्ट्रॉम हो गया।
तो जब इस 1/λ को रिवर्स किए तो ये लैम्डा हो जाएगा, इसको ही पलट देंगे तो एंगस्ट्रॉम ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आया 4862 एंगस्ट्रॉम। और देखो पीछे से रिजल्ट कितना आ रहा था, पीछे से रिजल्ट आ रहा था 4840 एंगस्ट्रॉम, है ना। दोनों बात एक ही है। मैंने बोला ना एंगस्ट्रॉम में 10, 15, 20, 50 इवन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगस्ट्रॉम इज इटसेल्फ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। So with this, this hydrogen spectrum is perfectly over, and I think you must have learnt everything, all aspects of hydrogen spectrum, emission, absorption. बहुत important line again चूँकि पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि emission और absorption spectrum एक दूसरे के photographic negative होते हैं. So that's finish. So thank you very much students to learn all these things, and after this we will move into next portion of atomic structure. So almost everything has been covered. अब थोड़ा सा पार्ट बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि काफ़ी दिन हम लोग पढ़ लिए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को। सो बस थोड़ा सा और तो ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।